परिष्कार क्लासेस सरदार सर में आपका स्वागत है। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के द्वारा 60 मॉडल पेपर है वो लाए जा रहे हैं सीटी क्लास के लिए। तो आज हम जो सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान के 20 क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए, रोग से संबंधित है। रोग एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, इसमें से क्वेश्चन है वो हर बार उठता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, न्यूमोनिया रोग का रोगजनक कौन सा है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि न्यूमोनिया रोग जीवाणु से होता है कि कवक से होता है, प्रोटोजोआ से होता है कि विषाणु से होता है। ठीक है, तो न्यूमोनिया रोग का जो रोगजनक है वो है जीवाणु। न्यूमोनिया रोग का जो जीवाणु है वो है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक, स्ट्रेप्टोकोकस या माइक्रोकोकस न्यूमोनी, इस जीवाणु के कारण से न्यूमोनिया रोग होता है। न्यूमोनिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फेफड़े। फेफड़े, इसमें क्या होता है, ये मुख्यतः बच्चों को ज्यादा होता है। बच्चों को मुख्यतः ये जो जीवाणु है वो सर्वाधिक प्रभावित करता है। तो न्यूमोनिया रोग का रोगजनक कौन हो जाएगा, जीवाणु। और अनेक ऐसे सूक्ष्म जीव है जैसे कवक है, प्रोटोजोआ है, विषाणु है, ये भी मानव में अनेक प्रकार के रोग फैलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एड्स के उपचार में निम्न में से किस प्रकार की औषधियों का प्रयोग होता है। आप जानते हो एड्स किसके कारण से होता है। एड्स एक वायरस जनित बीमारी है। एड्स का जो विषाणु है वो HIV है। कौन सा है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इस वायरस के कारण से मनुष्य में एड्स डिजीज होती है, जो कि एक बहुत ही भयंकर बीमारी होती है। इस जो ये एड्स वायरस होता है, जो HIV वायरस है, यह एक रिट्रोवायरस होता है। रिट्रोवायरस, रिट्रोवायरस किसे कहते हैं, वह वायरस जो क्या करता है, जैसे हम जानते हैं कि DNA से RNA बनता है। क्या बनता है, DNA से RNA बनता है और RNA से प्रोटीन बनता है। यह जो सिद्धांत, DNA से DNA भी बनता है। DNA से DNA का बनना DNA प्रतिकृतिकरण कहलाता है। DNA प्रतिकृतिकरण या इसे DNA रेप्लिकेशन कहते हैं। DNA से RNA का बनना लेखन कहलाता है, या इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। और RNA से DNA का बनना अनुवादन कहलाता है। अनुवादन, जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। तो देखिए, जो HIV वायरस है ये क्या करता है, HIV में RNA पाया जाता है। मुख्य जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, RNA। ये क्या करता है, RNA से DNA बनाता है। RNA से क्या बनाएगा, DNA। तो इसलिए इस क्रिया को अपन बोल देंगे पुनः अनुलेखन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जब RNA से DNA बनता है तो इस क्रिया को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसमें जो एड्स का जो वायरस होता है ये रिट्रोवायरस होता है। तो इसके लिए जो दो औषधि काम में ली जाती है उसको एंटी रिट्रोवायरल औषधि कहते हैं। तो एड्स के उपचार में किस प्रकार की औषधियों का उपयोग किया जाता है, एंटी रिट्रोवायरल औषधियों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स दिवस है वो कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष लोगों में एड्स की जागरूकता लाने के लिए 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस देश से डोडो पक्षी है वो विलुप्त हुआ था? ब्राजील से, भारत से, पेरू से या मॉरिशस से? तो देखिए डोडो एक पक्षी है जो कि पहले हमारे विश्व में पाया जाता था, लेकिन पिछले कुछ अपन कह सकते हैं लगभग इसको लास्ट बार 17वीं शताब्दी में देखा गया था, ठीक है ना। तो ये लगभग इसको लगभग 150-200 साल पहले ये क्या हो गया, विलुप्त हो गया था। तो अंतिम बार इसको मॉरिशस में देखा गया था। कहाँ देखा गया था? मॉरिशस। तो डोडो पक्षी किस देश से विलुप्त हुआ था? मॉरिशस देश से विलुप्त हुआ था, ठीक है। ऐसे ही कई पादप जातियां हैं, जैसे मान लीजिए गूगल है। इसी प्रकार जैसे अपन देखते हैं बहुत सारे ऐसे जंतु है जो विलुप्त होने की कगार पर है। अगर उन्हें प्रिजर्व नहीं किया गया, उन्हें संरक्षित नहीं किया गया, तो आगे आने वाले भविष्य में वो भी विलुप्त हो जाएंगे। तो इन्हें संरक्षण देने की आवश्यकता है। जैसे डोडो पक्षी को संरक्षण नहीं मिला, जिसके कारण से आज हम डोडो पक्षी को विलुप्त हो गया। नेक्स्ट देखिए, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? हल्दी, हल्दी के बारे में आप जानते हो, हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कुरकुमा लोंगा, कुरकुमा लोंगा, जिसमें कुरकुमिन नामक एल्केलॉइड या पदार्थ पाया जाता है। हल्दी एक प्रकार की औषधि है। हल्दी का उपयोग मसाले में भी किया जाता है। हल्दी है वो दर्द निवारक होती है। हल्दी हमें पादप के तने से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? इसका जो भूमिगत तना होता है, कौन सा तना? भूमिगत तना, जिसे अपन प्रकंद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकंद। तो ये क्या करता है? ये तना भूमि के अंदर क्या करता है? भोज्य पदार्थों को संचित करके फूल जाता है। इसी प्रकार हम कहते हैं आलू, आलू, आलू भी क्या है? आलू भी तना है। आलू किसका उदाहरण हो जाएगा? कंद का। तो हल्दी जो कि हमारे मसालों में महत्वपूर्ण मसालों के रूप में उपयोग की जाती है, इसी प्रकार हल्दी का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। हल्दी दर्द निवारक होती है, हल्दी वात हर होती है, ठीक है। तो हल्दी जिसमें कुकुरमिन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है जो कि दर्द निवारक होता है। हल्दी का कौन सा भाग अपन यूज में लेते हैं? तना उपयोग में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, मधुमक्खी के नर या ड्रोन पूम धूप होते हैं। यानी मधुमक्खी का, जैसे मधुमक्खी के बारे में हम देखते हैं कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन को अपन एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। अब मधुमक्खी के छत्ते में हमें अलग अलग प्रकार की मधुमक्खियां मिलती है। जैसे रानी मक्खी, रानी मक्खी भी मिलती है, नर मक्खी भी मिलती है, श्रमिक मक्खी भी मिलती है। तो मधुमक्खी में पूरा का पूरा क्या पाया जाता है? सामाजिक जीवन पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो मधुमक्खी में नर या जो ड्रोन मक्खी होती है, यह जनन क्षम नर होता है, अर्थात यह जनन करने में सक्षम होता है। जबकि जो यह श्रमिक मक्खी होती है, ये क्या होती है? जनन करने में सक्षम नहीं होती। तो ये जो नर है ये रानी मक्खी के साथ जनन करता है, ठीक है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? मधुमक्खी के नर या ड्रोन जो पूम धूप होते हैं कैसे होते हैं? जनन करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, अर्थात जनन क्षम होते हैं, अर्थात फर्टाइल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का राज्य वृक्ष, ये सबको पता है, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। कौन सा है? खेजड़ी। खेजड़ी क्योंकि यहाँ पर देखो जो नाम दिए गए हैं वो क्या वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। तो खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? प्रोसोपिस सिनेरिया, डलबर्जिया शिशु, टेकोमेला अंडुलेटा और केलोट्रोपिस प्रोसेरा। इनमें से हम देखते हैं कि जो केलोट्रोपिस प्रोसेरा है ये आंख का वैज्ञानिक नाम है। इसका आंख या जो आंकड़ा होता है उसका वैज्ञानिक नाम है। टेकोमेला जो अंडुलेटा है ये किसका नाम है? टेकोमेला अंडुलेटा। डलबर्जिया जो शिशु है, डलबर्जिया शिशु है, ये है शीशम का, इसका शीशम का।
और जो प्रोसोपिस सिनेरेरिया है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, यह है आपका खेजड़ी का वैज्ञानिक। खेजड़ी को 1983 में राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। ठीक है, कब घोषित किया गया था? राजस्थान का राज्य वृक्ष 1983 में। तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। खेजड़ी, राजस्थान खेजड़ी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे सामी भी बोलते हैं इसको, जांटी भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके राजस्थान का राज्य वृक्ष है, वो प्रोसोपिस सिनेरेरिया हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, डीएनए। डीएनए जो हमारा मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए क्या है? जो हमारा मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है। अब देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में इसका रह गया था ना, टिकोमेला अंडुलेटा, ये रोइडे का वैज्ञानिक नाम है। इसका रोइडा, तो रोइडे का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। केलोट्रोपिस प्रोसेरा किसका है? आग का। गलबर्जिया शिशु किसका है? शीशम का। और प्रोसोपिस सिनेरेरिया किसका है? खेजड़ी का। तो देखिए डीएनए, डीएनए हमारा मुख्य आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, और यह आनुवांशिक पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है वह कौन सा है? डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और ये जो डीएनए होता है, ये हमारी जो कोशिका होती है, कोशिका, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर ये डीएनए है वो पाया जाता है। अब देखो डीएनए हम जानते हैं कि अभी आपको अपने पीछे वाले में देखा था, देखो कि डीएनए से डीएनए बनता है। तो डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? डीएनए प्रतिकृतिकरण या डीएनए अनुलेखन कहलाता है। तो देखिए इसमें, तो डीएनए के चाकू, चाकू का मतलब डीएनए को जब अपन काटते हैं तो काटने के लिए हमें एक विशेष प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता होती है। उस एंजाइम को प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नाम से जाना जाता है। लाइगेज एंजाइम क्या करता है? जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उस डीएनए खंडों को, डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है लाइगेज। लाइगेज एंजाइम के द्वारा क्या किया जाता है? हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? हेलिकेज एंजाइम डीएनए के कुंडलों को खोलता है। डीएनए के, जैसे मान लीजिए डीएनए है, डीएनए की हम संरचना जानते हैं कि डीएनए एक द्विकुंडलीय संरचना होती है। इसका एक सिरा 3' होता है, दूसरा सिरा 5' होता है, दूसरा 5' होता है, तो ये 3' होता है। तो जब डीएनए से, एक डीएनए से जब दूसरा डीएनए बनता है तो डीएनए के कुंडलों को खोलने का जो कार्य करता है वो कौन सा करता है? हेलिकेज करता है। जबकि डीएनए खंडों को काटने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार गाइरेज एंजाइम है, यह भी डीएनए के कुछ खंडों को जोड़ने का कार्य करता है, और लाइगेज भी डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो गया? डीएनए का चाकू। तो डीएनए के चाकू, चाकू का मतलब क्या होता है? डीएनए खंडों को काटने का कार्य करेगा। तो डीएनए खंडों को काटने में जो मुख्य भूमिका होती है, ये जो चाकू होते हैं ना, आणविक चाकू भी कहा जाता है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक चाकू भी कहा जाता है, या डीएनए चाकू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो हम जानते हैं प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक कांच का बना हुआ विशेष प्रकार का उपकरण होता है। ठीक है, तो जब ये प्रिज्म इस प्रकार के शेप का होता है प्रिज्म, तो जब इसमें से प्रकाश गुजरेगा, ये प्रकाश, ये श्वेत प्रकाश है, तो जब इसमें से सफेद प्रकाश गुजरता है तो सफेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के पश्चात
यह अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। अलग अलग रंगों में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। तो अलग अलग रंगों में प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के पश्चात यह अलग अलग 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यह घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। जो इंद्रधनुष बनता है ना, बरसात के दिनों में हम देखते हैं कि आसमान में इंद्रधनुष बनता है, तो कौन सी प्रकाश की घटना के कारण बनता है, वर्ण विक्षेपण घटना के कारण इंद्रधनुष बनेगा। अब ये प्रश्न हमारा क्या है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। तो हम देखते हैं ये 7 रंगों की जो पट्टी प्राप्त होती है इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा जो विचलन दर्शाएगा वो बैंगनी रंग दर्शाता है। तो इसको करेंगे अपन VIPGYOR, 1 2 4 5 एक्स्ट्रा। तो सबसे ज्यादा विचलन कौन दर्शाएगा, बैंगनी रंग दर्शाता है। और न्यूनतम कौन दर्शाएगा, लाल रंग। तो अब हमारा क्या पूछा है, सबसे अधिक पूछा है, तो सबसे अधिक विचलन कौन दिखाएगा, बैंगनी रंग। और न्यूनतम कौन दर्शाता है, लाल रंग। इसलिए अपन देखते हैं कि जो खतरे के निशान होते हैं वो लाल रंग के होते हैं। ठीक है ना। ये कौन सी घटना के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यहाँ पे वर्ण विक्षेपण नहीं, प्रकाश की कौन सी घटना, प्रकीर्णन के कारण। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमें आसमान कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। प्रकाश की कौन सी घटना के कारण, नीले रंग के कारण, प्रकीर्णन के कारण। इसी प्रकार हम देखते हैं खतरे के जो निशान होते हैं, खतरे के जो निशान होते हैं वो किस रंग के होते हैं, लाल रंग के होते हैं। वाहनों की जो ब्रेक लाइट होती है वो किस रंग की होती है, लाल रंग की होती है। क्यों, क्योंकि उसका जो प्रकीर्णन है वो न्यूनतम होता है, जिसके कारण से व्यक्ति को आसानी से दिखाई दे देती है। अब इसमें ही देखिए हमारे जो आंखें हैं वो कौन से रंग के प्रति ज्यादा, सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। तो हमारी आंखें पीले रंग के प्रति, कौन से रंग के प्रति, पीले रंग के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती है। इसीलिए स्कूल बसों का जो रंग होता है वो कैसा होता है, पीला होता है। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाएगा, बैंगनी। और यही प्रश्न ऐसा हो जाता जो अधिक है वहां पे आ जाता न्यूनतम विचलन कौन सा दर्शाता है, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाता, लाल। लेकिन यहाँ सबसे अधिक पूछा तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, बैंगनी रंग। नेक्स्ट देखिए अपना 9वां क्वेश्चन, मानव नेत्र। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हम जानते हैं हमारा जो वस्तुओं को जो देखने का कार्य, पहचानने का जो कार्य है वो नेत्र के द्वारा किया जाता है। जब हमारा जो नेत्र है वो एक गोलाकार संरचना होती है। इसका जो आगे का जो उभरा हुआ भाग होता है ये कोर्निया कहलाता है। कहलाता है कोर्निया। कोर्निया के माध्यम से ही हमारी आंखों में प्रकाश का प्रवेश होता है। ये प्रकाश जो प्रवेश करता है वो कोर्निया के माध्यम से करता है। प्रश्न हमारा क्या है, कोर्निया, ये हमारी आंखों का जो सबसे बाहर की जो परत है इसे श्वेत पटल बोलते हैं, श्वेत पटल। फिर इसके अंदर एक परत और होती है जिसको बोलते हैं दृष्टि पटल, सॉरी रक्तक पटल, रक्तक पटल। फिर सबसे अंदर एक परत और पाई जाती है जिसका नाम है दृष्टि पटल, दृष्टि पटल। सबसे अंदर की परत कौन सी है, दृष्टि पटल, या इसको बोलते हैं रेटिना, दृष्टि पटल या रेटिना। तो हमारा प्रश्न है कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, इस व्यक्ति का जो प्रतिबिंब बनेगा तो आंख के कौन से भाग पर बनता है, कोर्निया। यहाँ पर मानव में एक उत्तल लेंस पाया जाता है, मांसपेशियों से बना हुआ उत्तल लेंस, लेंस। ठीक है। अब यहाँ पर एक परितारिका होती है, परितारिका। परितारिका के अंदर एक गोला होता है जिसका नाम होता है पुतली। पुतली भी क्या करती है,
हमारी आंखों में प्रकाश का प्रवेश का नियंत्रण करती है। जब प्रकाश ज्यादा होता है तो पुतली का साइज छोटा हो जाता है, और जब प्रकाश कम होता है, अंधकार होता है, उस समय पुतली का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो अपन कहेंगे परितारिका या आइरिस, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस के द्वारा पुतली के आकार का नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, तो देखिए कोर्निया, जब नेत्र दान देते हैं तो नेत्र दान में मनुष्य का कौन सा, आंखों का कौन सा भाग है वो दान दिया जाता है, तो कोर्निया भाग है वो दान दिया जाता है। तो प्रश्न हमारा है, मानव के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो रेटिना पर। कहाँ पे बनता है, जो सबसे अंदर परत है उसका नाम है रेटिना। रेटिना या दृष्टि पटल पर मनुष्य की आंखों में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब है ये उल्टा बनता है। ऐसा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और छोटा बनता है। छोटा, तो ये तीन विशेषता होती है। तो मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और कैसा बनेगा, वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। और बनेगा कहाँ पे, दृष्टि पटल पर। दृष्टि पटल के नीचे जहां से दृक तंत्रिकाएं निकलती है, दृक तंत्रिकाएं, ये दृक तंत्रिकाएं मस्तिष्क में जाती है, और मस्तिष्क में जाकर के हमें वस्तुओं का आभास करवाती है, जानकारी करवाती है। ठीक है, इसके ऊपर एक अंध बिंदु पाया जाता है, अंध बिंदु, यहाँ पे अंध बिंदु होता है। ठीक है, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई संवेदनाएं नहीं होती। जो रक्तक पटल है यह क्या करता है, आंखों में जाने वाले अतिरिक्त प्रकाश का अवशोषण करता है, जिससे प्रकाश का परावर्तन नहीं होता। तो प्रकाश के परावर्तन को कौन सी पटल रोकती है, रक्तक पटल रोकती है। और आंखों में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना पर या दृष्टि पटल पर बनता है, जो सबसे अंदर का भाग है। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, अब देखिए 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है, डायोप्टर किसका मात्रक है। डायोप्टर, डायोप्टर है आपकी लेंस की शक्ति का। अब हम जानते हैं लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति को P से रिप्रेजेंट करते हैं। P का मतलब होता है पावर। तो इसको अपन कहेंगे किसी भी लेंस की जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी, तो किसी भी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या बोलते हैं, क्षमता कहते हैं, या लेंस की शक्ति कहते हैं। इसका जो मात्रक है ये प्राय क्या होता है, जैसे फोकस दूरी है ये मीटर सेंटीमीटर किसी में भी हो सकती है, लेकिन इसका मात्रक हमें मीटर में लेना है। किस में लेना है, मीटर में। तो अपन कहेंगे कि लेंस की जो शक्ति है या जो क्षमता है इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। तो अपन कह सकते हैं कि लेंस की जो शक्ति है तो ये इसका मात्रक क्या हो जाएगा, डायोप्टर है। फोकस दूरी, फोकस दूरी का मात्रक मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है। ठीक है, आवर्तन, आवर्तन का मतलब मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन हो गया कि कोई वस्तु कितना बड़ा दिखाई दे रही है। ठीक है, और लेंस की शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, डायोप्टर। अब देखिए लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना किसको दर्शाता है, ऑक्सीकरण को दर्शाएगा, भार में वृद्धि को दर्शाएगा, अनुत्क्रमण या विक्रिया दर्शाएगा, या सभी दर्शाएगा। हम जानते हैं लोहे पे जंग लगने से लोहे में ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो जाती है, इसका मतलब ऑक्सीकरण सही है। लोहे पे जंग लगने से लोहे के भार में वृद्धि हो जाती है, लेकिन उसके गुणों में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। इसी प्रकार लोहे पे जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। इस प्रकार अपन कहते हैं यह एक अनुत्क्रमणीय क्रिया है। तो इस प्रकार ये भी ए भी सही है, ब भी सही है, स भी सही है, और कुल मिलाकर के तीनों ऑप्शन सही है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा चौथा। चौथा देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये जिप्सम से बनता है, किससे बनता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, ये हो गया जिप्सम का सूत्र, कैल्शियम सल्फेट। जब इसको अपन गर्म करते हैं लगभग 120 डिग्री सेल्सियस पर, तो 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर इसमें से जल के अणु है
वो वाष्प बन के उड़ जाते हैं, और जब इसमें लास्ट में आधा जल का अणु बचता है, आधा, इसको अपन पीओपी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अपन कहेंगे कैल्शियम सल्फेट के अर्ध हाइड्रेट को, अर्ध यानी आधा, अर्ध हाइड्रेट को पीओपी कहा जाता है। तो ये सूत्र देख लो कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पीओ प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा है ना, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाएगा, CaSO4 हाफ H। ठीक है, ये तो जिप्सम का सूत्र है, इसमें अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा सुधार कर देंगे, KaSO4 डॉट हाफ H2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्वत्रिक रक्तदाता समूह कौन सा है। सार्वत्रिक रक्तदाता समूह से मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति सभी व्यक्तियों को रक्त दे सकता है। तो हम जानते हैं कि जो O पॉजिटिव है, जैसे O वाला है, वो A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है, A वाला भी AB को दे सकता है, B वाला भी AB को दे सकता है, O वाला O को दे सकता है। तो O ग्रुप वाला है, वो A को भी दे रहा है, B को भी दे रहा है, AB को भी दे रहा है, O को भी दे रहा है। तो अब इसमें से कौन सा हो जाएगा, O। अब यहाँ पे O पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये देखिए। तो जो O नेगेटिव वाला है वो O पॉजिटिव को तो दे सकता है, लेकिन O पॉजिटिव वाला O नेगेटिव को नहीं दे सकता। तो इसलिए O जो नेगेटिव है ये सार्वत्रिक दाता रक्त समूह है, दाता यानी देने वाला। इसी प्रकार यही अगर आ जाता कि सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन सा हो जाएगा, AB पॉजिटिव। क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे अपन डायग्राम में देख रहे हैं AB वाला, ये AB है, वो A से भी ले रहा है, B से भी ले रहा है, O से भी ले रहा है, और ये खुद AB से भी ले लेगा और AB को दे भी देगा। लेकिन अगर यह नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव से ले रहा है, तो इसलिए सार्वत्रिक ग्राही कौन सा हो जाएगा, AB पॉजिटिव। और यहाँ पे अपना प्रश्न है दाता का, तो सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा है, O नेगेटिव। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो रक्त समूह की खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे, रॉबर्ट कोच और कार्ल लैंडस्टीनर। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इसके द्वारा तो पेनिसिलिन नामक औषधि की खोज की गई थी। विलियम हार्वे, इसके द्वारा परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी। रॉबर्ट कोच है, इसके द्वारा रोगाणु सिद्धांत दिया गया था। और कार्ल जो लैंडस्टीनर है, इसके द्वारा रक्त समूह की खोज की गई। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, अब प्रश्न है रक्त होता है, रक्त क्या है। रक्त एक संयोजी उत्तक है, उपकला उत्तक है, दोनों है या कोई नहीं है। तो हम जानते हैं रक्त क्या होता है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त क्या होता है, एक तरल संयोजी उत्तक तो है, लेकिन अब जैसे हड्डियां है, हड्डियां भी क्या है, एक तरह की संयोजी उत्तक है, और रक्त भी क्या है, एक तरह का तरल संयोजी उत्तक है। तो इसमें अपन क्या हो जाएगा, रक्त क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक। रक्त क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है। तो हमें पता है रक्तचाप किसे कहते हैं कि रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवारों पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, रक्तदाब कहलाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति रक्तदाब है वो इस पाइग्मोमीटर द्वारा मेजरमेंट किया जाता है, नापा जाता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तदाब है वो 120/80 mmHg होता है, पारे पर, इसको पारे पर मापा जाता है, पारे पर। ठीक है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है, 120। अब इसमें भी दो है, एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है, सिस्टोलिक, और एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर, नीले प्रकुंचन दाब, नीले प्रकुंचन दाब होता है 120, और नीले जो शिथिलन दाब होता है यह होता है 80 mmHg। अब देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए मॉर्फिन, मॉर्फिन एक प्रकार का एल्केलॉइड है, एल्केलॉइड। ये जो एल्केलॉइड है ये अफीम के पादप से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, अफीम। अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है, पेपरेरिन सोमनिफेरम। इससे
अफीम से हमें लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड प्राप्त होते हैं। उनमें से एक है, वो कौन सा है? मॉर्फिन है। मॉर्फिन का उपयोग है वो दर्द निवारक औषधि के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर ये जो मॉर्फिन है ये हमें फूल से प्राप्त होगा, पत्ती से प्राप्त होगा, फल से प्राप्त होगा या तने से प्राप्त होगा। तो ये इसके जो अफीम है, इसके जो फल होते हैं उससे हमें यह मॉर्फिन नामक एल्केलॉइड प्राप्त होता है। अब है लेंस सूत्र क्या है? ये जो यहाँ पे 4 लिखा है इसका यू है, यहाँ पे यू। तो लेंस लेंस सूत्र हम जानते हैं कि ये जो एफ है ये तो है गई फोकस दूरी, किसी लेंस की क्या हो गई? फोकस दूरी। और जो यू है ये हो गई वस्तु की या बिंब की लेंस से दूरी, लेंस से दूरी। इसी प्रकार जो v है यह क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, लेंस से दूरी। हम जानते हैं जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, और जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस, उसकी फोकस दूरी कैसी होती है? नेगेटिव होती है। अब देखिए हमारा प्रश्न क्या है? लेंस सूत्र होता है। तो लेंस सूत्र क्या होता है? अगर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो अगर प्रतिबिंब की दूरी को बिंब की दूरी में से घटा दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? लेंस सूत्र प्राप्त होता है। तो इसमें से देखिए लेंस सूत्र कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर वाला। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब देखिए एड्स वायरस होता है। एड्स वायरस अभी हमने पढ़ा था, जो दूसरा तीसरा क्वेश्चन आया था उसमें बताया था कि एड्स वायरस होता है, उसमें आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आरएनए। और मुख्यतः ये जो आरएनए होता है वो एक सूत्री होता है। कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो एड्स वायरस जिसका नाम क्या था? HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। वहां पे प्रश्न आया था कि एड्स वायरस, एड्स रोग के लिए जो औषधि काम में ली जाती है उसको क्या कहते हैं? रिट्रोवायरल औषधि, रिट्रोवायरल औषधि। तो यहाँ पर इसका जो एड्स वायरस है वो एक सूत्री आरएनए पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? एक सूत्री आरएनए। नेक्स्ट देखिए, मानव में विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए जो विटामिन की कमी से या पोषक तत्वों की कमी से जो रोग होते हैं उन्हें न्यूनताजन्य रोग बोलते हैं। न्यूनताजन्य रोग। अब देखिए विटामिन हम जानते हैं कि ए की कमी से रतौंधी होता है, रतौंधी। बी की कमी से, मेन बी की कमी से बेरी बेरी, बेरी बेरी। लेकिन यहाँ पर स्पेशल दे दिया B6। तो B6 की कमी से मुख्यतः जो रोग होता है वो एनीमिया होता है। हम जानते हैं रिकेट्स रोग होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है, जिसके कारण से बच्चों की जो हड्डियां होती है, वो हाथ पांव की हड्डियां होती है, वो मुड़ जाती है। ठीक है, इसे सूखा रोग भी कहा जाता है, सूखा रोग, जो विटामिन डी की कमी से होती है। और विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त होता है। बेरी बेरी, बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से, B1 की कमी से। फिर बात करते हैं स्कर्वी, ये विटामिन सी की कमी से। लेकिन यहाँ पे B6 दे दिया, तो B6 की कमी से हमें एनीमिया रोग। एनीमिया का मतलब रक्त की कमी। वैसे क्या होता है? विटामिन B6, B9 और B12, ये तीनों के तीनों विटामिन है, ये एनीमिया से संबंधित है, एनीमिया। ठीक है ना? ये तो हो गया साधारण एनीमिया, ये हो गया आपको मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, और ये हो गया आपका एक विशेष प्रकार का एनीमिया जिसमें अपन मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो कहने का मतलब है मानव में विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया या अरेक्टता। तो ये हमारा पहला जो टेस्ट है वो था, जिसमें मैंने आपको 20% के बारे में पूरा डिटेल से बताया है। आशा करता हूँ आपको इस पेपर से कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे मैं और आपके लिए 9 मॉडल पेपर और लेके आऊँगा, जिसमें आपको इन विज्ञान में जो आपके सिलेबस में है इस बारे में आपको और बताया जाएगा।